नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए उन देशों के साथ हथियार बेचने की डील करनी शुरू कर दी है जिन पर यूएन ने बैन लगाया हुआ है। मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी पाकिस्तान ने ताक पर रखना शुरू कर दिया है। अब बात इतनी नहीं है, 400 करोड़ डॉलर की डील उस देश के साथ की है जो 2011 से गृह युद्ध का दंश झेल रहा है। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने कबाड़ हथियार लीबिया में खपाने का इंतजाम कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोल करके पाक सीडीएफ आसिम मुनीर ये डील फाइनल कर चुके हैं। डील के तहत जेफ-17 फाइटर जेट, सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और कई सैन्य उपकरण शामिल हैं। यूएन प्रतिबंध के बावजूद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हथियार खपाने की डील है। मुनीर ने लीबिया के बेनगाजी में सद्दाम हफ्तार से मुलाकात कर यह सौदा फाइनल किया। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है और उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक बार फिर यह बता दें कि जिस तरीके से यह हथियारों की डील हुई है ये यूएन के खिलाफ जाकर हुई है। और अब मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार मुकीम अहमद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एक एक करके हम मेहमानों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हिमांशी जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि जब हम डिफेंस के लिहाज से इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना और समझना कि आखिर किस लिहाज से ये डील की जा रही है। क्या यूएन किसी भी देश से ऊपर हो जाता है? जब यूएन ने प्रतिबंध लगा दिया तो आप उसे कैसे पार कर सकते हैं? नमस्कार सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो सौदा है, जो 4 मिलियन यूएस डॉलर का जो सौदा है, ये एक व्यवसायिक हथियार निर्यात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की इस समय जो रणनीतिक व्यवस्था है, जोखिम पूर्ण विदेश नीति है और जो अंतरराष्ट्रीय नियमों को जो चुनौती देता रहता है लगातार, ये उसकी प्रकृति है। अब इसमें अगर आप देखिए तो समय, जो पहली चीज है, समय और परिस्थिति क्या है? पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आईएमएफ ने उस पर कड़ी शर्तें लगाई हैं और आंतरिक जो उसमें अस्थिरता है वो हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो 35,000 करोड़ की जो डील है, पाकिस्तान को एक तरीके से बेल आउट पैकेज हो जाएगा कि वो किसी भी सीमा तक जाकर, इस समय देखिए भले ही संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध है उनको भी धक्का बताता हुआ आगे जा रहा है। दूसरा, यूएन के जो प्रतिबंध है जो लीबिया पे 2011 से लगे हुए हैं, उनको भी ये धक्का बता रहा है। और जबकि वहां ऑलरेडी ब्लड बाथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां ब्लड बाथ को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान पर आगे राजनयिक दबाव और प्रतिबंध निगरानी बढ़े, क्योंकि आप ऐसी कंट्री को हथियार दे रहे हैं जो यूएन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। यूएन जीएनए को रिकॉग्नाइज करता है, वो एलएनए को रिकॉग्नाइज नहीं करता है जी। उसके अलावा ये कूटनीति नहीं है। देखिए, हथियार बेचने कौन गया? इनके सीडीएफ आसिम मुनीर, वो हथियार बेचने गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेना जो है अब राजनीतिक और व्यवसायिक चीजों को भी हैंडल कर रही है, वो भी इंटरनेशनली। तो मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जो दिशा है उसको भी तय कर रही है। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो है अपने पार्लियामेंट से, अपने देश के राजनेताओं से कहीं ना कहीं ऊपर है, और ये भारत के उस नैरेटिव को मजबूत करता है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना सैन्य राज है जो संघर्षशील क्षेत्रों में ईंधन देता है। ओवर टू यूसुफ जी। ठीक है, अब मैं मुकीम जी, मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे मैं यही समझना चाहूंगी सर, यूएन बैन के बावजूद भी हथियार बेचने के लिए जब पाकिस्तान की ओर से इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो क्या खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी ऊपर मानते हैं क्या आप? ऐसी बात नहीं है कि यूएन की सैंक्शंस को तोड़कर तो कोई भी मुल्क जो है ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें देखने के बाद ही ये पैक्ट हुआ है। जहां तक हिमांशी जी कह रही थी कि वो सीडीएफ जो वहां गए थे उन्होंने बेचा असला, असले की डीलिंग या जो मुआहिदा है वो बहुत नीचे लेवल पर हुआ है और वो तो सिर्फ उस मौके पर मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में साइन हुए हैं। तो ऐसा कहना कि जी वो बेचने गए थे, अब आपके प्रधानमंत्री किसी कंट्री में जाएं, कोई माहिदे पर दस्तखत करें तो आप कहेंगे जी वो खरीदने गए थे या बेचने गए थे। वो तो आपको भी पता है कि वो सेक्रेटरी लेवल के ऊपर डिस्कशन होगी, वो अप्रूवल होगी, उसके बाद फाइनल डील लीगल है क्या जी?
डील लीगल है क्या? बिल्कुल लीगल है जी। इसमें अब आप अफगानिस्तान के साथ डील करते हैं, कोई मसला नहीं होता। नहीं तो क्या सर उसको एक बात दुनिया तो की बताइए, किसी अगर डील लीगल हाँ, है तो सर इसे इस्लामाबाद से अनाउंस क्यों नहीं किया गया? अब तक कंफर्मेशन इस पर क्यों नहीं आई इस्लामाबाद से? आ जाएगी कंफर्मेशन। आपको नहीं आई? सारी दुनिया में तो वो शोर मचा हुआ है। आप कह रहे हैं सर अप्रूवल शोर नहीं आई? मचना एक चीज होती है, और अगर नहीं, शोर तो कोई वैसे आप मचा रहे अनाउंसमेंट हैं। गवर्नमेंट के एंड से हो जाती है उसे ऑफिशियल क्लेम माना जाता है कि ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, कर दी गई है। लेकिन इस्लामाबाद से अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म किया नहीं गया है सर। जब बिल्कुल कंफर्म है जी, मुआहिदा कंफर्म है। $4.6 बिलियन का पैक्ट है। 16 JF-17 लड़ाका तैयारे हैं, 12 मशाक ट्रेनिंग तैयारे हैं, और ये कोई 2.5 साल में कंप्लीट होगा। हम्म। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड इट वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सद्दाम खलीफा हफ्तर एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और ये हुआ है ईस्ट लिबिया के शहर बिन गाजी में। और ये पाकिस्तान की तो सर हिस्ट्री का यूएन के सबसे प्रतिबंध बड़ा लगाने के मुआहदा है। बावजूद, इसलिए मैंने पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून है उनसे ऊपर हो जाते हैं? आप इस तरीके की डील एक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आप कराते हैं? देखिए, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक कहीं इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको कोई किसी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। और अगर ऐसा हो, वो मतलब आपका क्या ख्याल है कि वो बगैर किसी क्लियरेंस के इतना बड़ा मुआहिदा किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरी नज़र में। जी। ठीक है, मैं लौट रही हूं अब आपके पास। अभिमांशी जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूं। एक तरफ तो मुकीम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल है, अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, कंफर्मेशन वो कहते हैं कि अब पूरी तरह से शोर शराबा हो चुका है, फिर भी आप कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब यूएन को लेकर के सवाल उठते हैं, अब यहीं से हम ये देखते हैं कि कैसे जब यही प्रतिबंध अगर पहले से पता होता कि कोई डील भारत करने जा रहा है और यूएन की ओर से कोई प्रतिबंध पहले से लगाया गया होता किसी चीज पर, तो फिर ये खुद दौड़ करके सबसे पहले जाते कि कैसे ऐसा हो सकता है, मुमकिन कैसे है। लेकिन यूएन की ओर से अभी तक इस पर फिर कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है? किसी तरीके की प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आ रही है? क्या ये सिर्फ उन कंट्रीज पर लागू होती है यूएन की डिसीजंस भी, या कोशिश की जाती है उनको दबाने की जो कि किसी तरीके से कमजोर या वीक हो जाए, या उनको वीक कर दिया जाए? देखिए, मुकीम जी अपना पक्ष रख रहे हैं और हम अपना पक्ष रख रहे हैं, और हम दोनों का पक्ष, मुझे लगता है हमें सहमति में असहमति का विवेक होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जो एलएनए है, जिसको लिबियन लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। यूएन द्वारा जो रिकॉग्नाइज है वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जो कि यूएन प्राप्त अंतरिम सरकार है, जो 2016 में स्क्रिमेंटो में समझौते से त्रिपोली में बनी थी। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके अलावा देखिए, यूएनएससी का रेजोल्यूशन जो है 2011 और 2025, इसका ये स्पष्ट उल्लंघन है कि जो लीबिया को दिए जा रहे सभी हथियारों, ट्रेनिंग और सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। देखिए, अगर किसी गैर यूएन जो यूएन मान्यता प्राप्त संस्था है, अगर आप उसके साथ हथियारों की डीलिंग करते हैं और कोई भी प्री अप्रूवल और एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। और यूएन जो सरकार जो मान्यता प्राप्त है जीएनए में, अगर उनके साथ ये समझौता हुआ होता तो ये समझौता फिर भी वैध होता। पाकिस्तान जरूर ये दावा करेगा कि उन्होंने सारे कंप्लायंस पूरे किए हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, प्रमाण शून्य बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की ये अब तक की सबसे बड़ी आर्म्स डील है, और उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को हो जाता है सांस कि लेने क्या के इकोनॉमिक लिए, फायदा देखना जरूरी है ऐसे सिचुएशंस में, या फिर अर्थव्यवस्था ग्लोबल को पीस मैटर सांस, करता है? सुबिन जी मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। जी। अर्थव्यवस्था को सांस लेने के लिए ये अब रेगिस्तान में खून बहाने के लिए तैयार है, एक ऐसे संघर्षरत सत्ता को हथियार देकर, जो इनको तो पैसा देगा, लेकिन मासूमों का खून किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि एलएनए ने किस तरीके से त्रिपोली पर कई सारे जो आक्रमण है वो किए हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी नैतिकता पूर्ण देश इस तरह के हालात में संघर्षरत क्षेत्र में हथियार नहीं देगा। ओवर टू यू सुब्बी जी। ठीक है,
अब मैं आप मुकीम जी आपसे यही जानना चाहूंगी कि सर ग्लोबल पीस मायने रखता है या इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके का वो भी जिस पर प्रतिबंध लागू है? एलएनए का जिक्र हम कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि सर जब बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर अभी पूरी तरीके से यूएन की ओर से प्रतिबंध एलएनए पर लगाया गया है, एलएनए इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है या फिर सिर्फ एक्शन है सर? क्योंकि आप जब डील करके आ रहे हैं तो इस बारे में भी तो चर्चा जरूरी हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है ना, दे होल्ड अ बिग पीस ऑफ लैंड इन लीबिया, उनका अपना कंट्रोल है उस एरिया में। और देखिए ये इनकी तकरीबन वही पोजीशन है जो वो तालिबान की अफगानिस्तान में, जिनके साथ आप मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इम्पोर्टेंट है या जंग और ब्लड शेड इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यूक्रेन की जंग का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कौन सा कंट्री है जो चीप ऑयल लेके और बेचता रहा, और कौन सा वो कंट्री है जिसको दुनिया भर में और अमेरिका में यूक्रेन की जंग से फायदा उठाने वाला कंट्री कहा जा रहा है। तो ये चीजें देखने वाली हैं। मैं यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है। और इसी वजह से आपके यहाँ अब इस वक्त जो है वो अमेरिका ने H1B वीजा होल्डर्स को वीजे बंद कर दिए हैं। आपके अमेरिकन काउंसलेट में इंटरव्यू रुक गए हैं कल से, और कल फिर सदर ट्रंप ने इज्जत अफजाई की, उन्होंने तैयारे गिन के वापस बता दिए और उन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी। अगर ऐसी कोई गलत और बात शायद होती इसी वजह यूनाइटेड से आप नेशन के लोगों का खिलाफ, अमेरिका का दौरा इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं जी अभी दौरा को कल पड़ा है उसे सदर ट्रंप को, आपके अंकल को, और आई एम श्योर कि यू आर अवेयर ऑफ दैट। और फिर ये है ना कि अब इस वक्त आपके लिए मसला बने में बहुत सारे, और आपको ये बहाना मिल गया, अभी तो वो उसकी डिटेल भी वो ओपन नहीं हुई हैं कि ये हो गया, उस्मान हादी को मरवाया आपने, आपके लिए बांग्लादेश जो है वो एक और मसला बन गया। अच्छा, हमने मरवाया है अमेरिका ने वीजे, हमने मरवाया है सर? जी तो वो ये बातें आप कह रहे हैं सर, ये शोभा देती है क्या? कह रहे, सारी क्योंकि दुनिया कह रही है सर, क्योंकि आप जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इन दिनों बांग्लादेश में किस कदर पूरी तरह हावी होता हुआ नजर आ रहा है, ये बातें आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं क्या सर? 25 इयर्स तक आपका डिफेंस पैक्ट था, आप वहां बैठे हुए थे बाकायदा और पुतलियों की तरह शेख हसीना वाजिद को नचा रहे थे। तो आपके अधिकारी क्या करने चले जाते हैं? अगर हमारा पैक्स था सर, तो आपके अधिकारी अचानक से बांग्लादेश में क्या करने चले जाते हैं? बिरयानी खाने जा रहे हैं क्या? देखिए वो हसीना वाजिद उनके हवाले करें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसको खामखा आपने भी सिर का ताज बनाया हुआ है। नहीं, आपके कोई कान में बता के गया था सर कि हसीना, सर शेख हसीना को यहाँ रखा गया है? ये बच्चों वाली बातें मत करें, कान में बता के गया था या जेब में पर्ची डाल के गया था। आप फैक्ट्स पे बात करें और इस तरह लड़े नहीं जैसे कोई वो सास बहू की लड़ाई नहीं हो रही। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाँ, तो वो ये है कि हम ये कह रहे हैं भाई, वो भी कह रहे हैं, बांग्लादेश वाले मांग रहे हैं, उसे दे दें, इतनी सी बात है। उसको सजाए मौत दी है बांग्लादेश ने और आप उसे संभाल के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर। ये बात आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है, सर प्रमाण है क्या आपके पास कोई? अच्छा, रखा नहीं है? प्रमाण है क्या आपके पास कोई? बिना प्रमाण के आप कुछ भी बोल देंगे। हिमांशी जी भी शायद आपके सवालों का जवाब देना चाह रही है। जी हिमांशी जी। नहीं, आप ले लें पहले, आप बड़ी तैयार होके आई हैं, आप ले लें पहले। मुकीम साहब मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए अभी आपके यहाँ पे ये आपने 2-3 सवाल जो उठाए, पहली बात तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उससे हम डाइग्रेस हो रहे हैं। फिर भी जो आपने सवाल उठाए हैं तो उसका मैं आपको जवाब दूं। बिल्कुल, जो हमने शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, उनको अपने यहाँ पर राजनीतिक शरण दी है जो बिल्कुल यूएन चार्टर के अधीन है। दूसरी बात, आईसीसी हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता क्योंकि बांग्लादेश का कोई भी डिसीजन हम पर लागू नहीं होता। हाँ, अगर ये हेग के द्वारा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा अगर ये लागू किया होता तो हम पर ये एक बाध्यता होती कि हम उसको माने और उनको बांग्लादेश को लौटाएं। लेकिन जो वहां पर इस समय जो देश को चला रहे हैं वो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है इस तरीके से हमारे साथ में कोई भी इस तरह का बातचीत करने का। अगर वो लोकतांत्रिक सरकार होती और उनकी बात नहीं मानी जाती तो यस, आपका ये क्वेश्चन वाजिब होता। लेकिन वो तो खुद ही इलेजिटिमेट तरीके से बैठे हुए हैं। जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला हुआ है उनके समय में बांग्लादेश जल रहा है और वो शांत बैठे हुए हैं। क्या उनको शांत बैठे रहने के लिए पुरस्कार दिया गया था? वहां पर देखिए आपको हादी का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पर बाकी लोग जो मर रहे हैं, जो माइनॉरिटी हैं,
उनके लिए आपने बात नहीं की। आप एक उस बंदे की बात कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ, जो 7 सिस्टर्स को काटने की बात कर रहा है, जो ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा लेके घूम रहा है। हमें क्या पता किसने उसको मारा है। आप बिना सबूत के इस तरह का इल्जाम भारत की सरकार पर नहीं लगा सकते हैं। मैं लौट रही हूं। सन 1971 में, एक मिनट, सन 1971 में जमात के लोग घुसे हुए थे बांग्लादेश में, जिन्होंने खुद वहां पर बंग बंधुओं की हत्या करवाई थी। और अभी आपके यहाँ से डीजल मौलाना, माफी के साथ मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट इससे जुड़े सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर यह हथियार डील क्या है। पाक लीबिया को टिकाएगा फुस हथियार, 400 अरब डॉलर की डील फाइनल, यूएन से बैन देश को बेचेगा हथियार। पाकिस्तान ने लीबिया के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस रक्षा सौदे के तहत पाकिस्तान लीबियाई नेशनल आर्मी को 4 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार और मिलिट्री उपकरण बेचेगा। लीबिया के साथ पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील में से ये एक माना जा रहा है। पूर्वी लीबिया के शहर बेनगाजी में पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर और लीबिया नेशनल आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच एक बैठक हुई और बैठक के दौरान इस डील पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ है। इस नियम के तहत लीबिया को हथियार और सैन्य उपकरण बेचने और उससे खरीदने पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान इस प्रतिबंध के बावजूद लीबिया को हथियार बेचेगा। क्या है आर्म्स एम्बार्गो? आर्म्स एम्बार्गो का मतलब हथियारों पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध किसी देश या समूह को हथियार बेचने पर रोक लगाता है। जंग से जुड़ी तकनीक और प्रशिक्षण की बिक्री पर भी रोक लगता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखना, हिंसा कम करना ही इसका उद्देश्य है। आर्म्स एम्बार्गो को यूएन या क्षेत्रीय संगठन लागू करते हैं। डील के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया को 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इसके साथ ही पाकिस्तान 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी लीबिया को देगा। इनका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। पाक की लीबिया से पुस हथियार की डील। लीबिया की नेशनल आर्मी को 400 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा पाकिस्तान। चाइना के साथ मिलकर बनाए JF-17 फाइटर जेट भी बेचेगा। 16 फाइटर जेट लीबिया को बेचेगा पाकिस्तान। 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लीबिया को देगा पाकिस्तान। पायलटों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुशाक। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और नौसेना से जुड़े सामान भी इस डील में शामिल। संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य उत्पादन भी लीबिया को देगा पाकिस्तान। इतना ही नहीं, जमीन, समुद्र और हवा से जुड़े दूसरे सैन्य उपकरण भी बेचेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाया पाकिस्तान अपना रक्षा निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हथियार खरीदने वाले देश के साथ ऑपरेशन सिंदूर का झूठ बोलकर अपने फुस हथियारों को टिकाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लीबिया में भी असीम मुनीर पाकिस्तान गल्फ देशों के साथ भी रक्षा संबंध गहरे करने की कोशिश कर रहा है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ उसका रक्षा समझौता हुआ है। कतर के साथ भी उसकी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की लीबिया के साथ डील उस दौरान हो रही है जब लीबिया 2011 से गृह युद्ध से जूझ रहा है। मौका परस्त पाकिस्तान गृह युद्ध का फायदा उठाकर अपने घटिया हथियार लीबिया को थमाने की डील कर चुका है। पाक ने उठाया लीबिया के गृह युद्ध का फायदा। 2011 से ही लीबिया गृह युद्ध की चपेट में है। मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाने के बाद अस्थिरता बनी हुई है। गद्दाफी के बाद लीबिया दो विरोधी सरकारों के बीच बटा है। पश्चिमी लीबिया में पीएम अब्दुल्ला मदी दबीबा की सरकार है। यूएन से दबीबा की सरकार को मान्यता है। लीबिया के पूर्व और दक्षिण हिस्सों में LNA का कब्जा है। सद्दाम खलीफा हफ्तार राष्ट्रीय लीबिया आर्मी के प्रमुख हैं। LNA पर यूएन का प्रतिबंध लगा है और कोई मान्यता नहीं है। लीबिया गृह युद्ध की चपेट में है, जहां पूरे देश दो गुट में बटा हुआ है। 2011 में नोटो के मदद से हुए विद्रोह में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाए जाने के बाद से लगातार अस्थिरता बनी हुई है। गद्दाफी के पतन के बाद से देश दो विरोधी सरकारों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री दबीबा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार पश्चिम लीबिया में ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करती है, जिसे यूएन से मान्यता मिली हुई है। वहीं दूसरी ओर सद्दाम हफ्तार के नेतृत्व वाली LNA की सत्ता है, जो लीबिया के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसे यूएन से समर्थन नहीं मिला है और इसीलिए यूएन ने LNA की सत्ताधारी सरकार पर प्रतिबंध लगाया है। यूएन के मुताबिक LNA को हथियार बेचने से दोनों के बीच गृह युद्ध और लंबा होगा।
यूएन के प्रतिबंध को ताक पर रखकर मौका परस्त पाकिस्तान लीबिया में गृह युद्ध का फायदा उठाकर अपने पुष्ट हथियारों को खपाने का जुगाड़ कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। और एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। एक बार फिर मुकीम जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर, 2-3 सवाल एक साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं यही समझना चाहती हूँ कि सर, एलएनए जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, क्या आप ये मानते हैं कि ये इलीगल है या नहीं है? दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि जब रिकॉग्नाइज नहीं है, जब अभी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है लीबिया में, गृह युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं, सर फिर ऐसे गुट को यह हथियार सप्लाई करके, और सर क्या आपको नहीं लगता कि गृह युद्ध के हालातों को और भड़काने का काम करेगा? किसी भी देश के लिए उसकी कमर तोड़ने का भी काम कर सकता है। यह सही स्टेप है क्या? अच्छा, आप असला बेचें, ठीक है, आप तालिबान को असला दें, फाइन। आप 30 साल तक शमाली तहाद को असला, अभी ठहर जाए, बस ठहर जाए, अभी तो मैंने एक्सीलेटर पे पैर ही रखा है। देखिए, आप 30 साल तक शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करते रहे, उन्हें असलत देते रहे, उन्हें ट्रेन करते रहे, उनके जख्मी इलाज के लिए आपके अस्पतालों में आते रहे, आप उन्हें हर तरह से मदद देते रहे। उस वक्त आपको ये सारी चीजें याद नहीं आई, और अब आपको तालिबान पे प्यार आ गया, तो अब आप कभी उनको कह रहे हैं जी कि दरिया कुनड़ के ऊपर डैम बनाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, फिर आप कह रहे हैं जी हम आपकी पुलिस को और फौज को ट्रेन करते हैं। वो कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है? बताइए आप मुझे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान? और फिर उन्होंने 2021 में आपका सफारत खाना एम्बेसी चलाई थी काबुल में, उन्होंने ही आपके 8 काउंसलेट बंद किए थे इस इल्जाम के ऊपर कि आप तालिबान के खिलाफ जो है जासूसी कर रहे हैं वहां पे, और आपके जो डिप्लोमेट्स थे वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस थे जो अफगानिस्तान के खिलाफ थी। तो अब आप जो है सबक पढ़ा रहे हैं कि जी वो असला न बेचें, सर, लेकिन और वो मुल्क क्या है। शांति समर्थक देश तो अभी आप ही तो अपने आप को बताते हैं ना सर, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। हाँ, कीजिए, सवाल किया, आप जवाब भी सुनिए। हाँ। देखिए, जब अब यह है कि आपसे पूछ के पाकिस्तान ने एग्रीमेंट नहीं करना, अगर आप ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन के किसी रूल की खिलाफ वर्जी हुई है तो वो चले जाए न्यूयॉर्क। यूएन ये तो आपको भी पता होगा ही सर कि यूएन से तो प्रतिबंधित है ही। तो बस नहीं, आप मतलब यहाँ टीवी पे प्रोग्राम ना करें, वहाँ न्यूयॉर्क चले जाएं, यूएन जनरल सेक्रेटरी को लिख दें, आपकी तो ईमेल चली गई तो जनाब वो खड़ा होकर पढ़ेगा उसे। तो ऐसी बात नहीं है कि आप यानी इतना बड़ा कांड हो रहा है और उनको नहीं पता लगा। हाँ, आपको पता लग गया, सिक्योरिटी काउंसिल भी सोई हुई है और अमेरिका को भी पता नहीं लगा। वो कल ही ट्रंप ने फिर आपको याद दहानी जो कराई, फिर आप कहेंगी। तो वो देखिए, मतलब ये सारा इल्म जो है वो इंडियन मीडिया को होता है, ना किसी दुनिया तो सर अगर कल को यूएन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, कोई सैंक्शन होता है, तो फिर इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार है? जी, क्यों? क्या आपको क्या लग रहा है? वो दूध पीते बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि अगर कोई पाबंदी लगेगी तो क्या होगा? क्या ख्याल है आपका? इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उन्हें नहीं पता? नहीं, ठीक है, इसलिए जब आपने ये बात कही कि यूएन के पास जाने चाहिए, तो सर मामला तो पहुंचेगा ही, कभी ना कभी तो पहुंचेगा। और उसके बाद जब वहां तक पहुंचता है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में पूछा था कि अभी तक कोई कंफर्मेशन लीगल तौर पर कहां आई है। सर समय का अभाव है, तो एक बार एक रिएक्शन में हिमांशु जी से भी लेना चाहूंगी। हिमांशु जी, अभी मुकीम जी ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिया, आपका एक लास्ट रिएक्शन चाहूंगी इस पर। देखिए, मुकीम जी बात कर रहे थे अफगानिस्तान सोमालिया की। भारत उनको किसी भी तरीके से मिलिट्री असला नहीं दे रहा है। भारत उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो उनके देश में पहले अराजकता रही है, जो परेशानियां रही है, उनसे उबरने के लिए उनको जो हेल्प दे रहा है, वो एजुकेशन के मामले में दे रहा है, मेडिकल के मामले में दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। भारत कहीं भी अराजकता बढ़ाने के लिए इनको नहीं दे रहा है। और जहां तक जो ये डील की बात है, तो देखिए पहले ही कहा जा चुका है कि जो ये एम्बार्गो लगाया गया था एलएनओ पे, ये टोटली इनइफेक्टिव है। और दूसरी एक और चीज है, देखिए पाकिस्तान जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, और पाकिस्तान को एक और चीज पता है कि जब इस तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे तो चाइना कहीं ना कहीं उनके लिए वीटो पावर रखता है, क्योंकि हमें भी पता है कि चाइना के साथ में इनके संबंध बहुत बेहतर है और मिलिट्री इनका कोऑपरेशन है। तो ऐसी भी बातें हैं जिनको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब JF-17 लीबिया में उड़ान भरेंगे तो खून बरसेगा और वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मारे जाएंगे
जिनका कोई भी अपराध नहीं है, तो पाकिस्तान को नैतिकता के रूप में ठीक भी है इस पे मैम, क्योंकि सोचना समय का चाहिए। अभाव है तो इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मुकीम अहमद जी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। अब सवाल यही है कि यूएन के प्रतिबंधों के बाद भी डील तो हो गई है, लेकिन कल नतीजा इसका क्या निकलता है? जो लीबिया अभी खुद ही अनसेटल्ड है पूरी तरीके से, गृह युद्ध के हालात है, उसके बाद वहां से तस्वीरें कैसी आएंगी ये देखने वाली बात होगी, और इस पर कितनी चर्चा होती है, यूएन की तरफ से क्या एक्शन होता है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।